Good morning. I'm SK Varga. Today I'm here to discuss about the organic chemistry. First of all, we will study about the definitions of the organic chemistry. As we know, organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about the carbon compounds and its derivatives. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें किसी भी चीज को जब स्टडी करते हैं तो उसको डिफिनीशन के तौर पर उसको कैसे डिफाइन किया जाता है हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका ब्रांच है जी, केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री जो है सब्सटेंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जो सब्सटेंस का फार्मूला होता है उसके एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसका फार्मूला है, कॉम्बिनेशंस है जो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो उसी में हमें देखना क्या है कि ऑर्गेनिक इसका मतलब क्या होता है। यानी सबसे पहले इस चीज को यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिक के जो केमिस्ट्री की हम बात करते हैं ये ब्रांच है आपका किसका जी, केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में और कार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी के चलते हम इसे क्या कहते हैं जी, ये बोला जाता है आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है जी, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसमें ये पूछेंगे कि ठीक है जब हम लोग बात करेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट द ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोजन, साइनाइड, carbonates and bicarbonates of the carbon are not considered as organic compound। तो यहां पर हम बात करेंगे these all are studied in inorganic chemistry। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन चीजों को हम लोग इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। तो ये चीज तो हो गया। सबसे पहले जो हम जानते हैं कि किसी चीज को डिफिनीशन कैसे तैयार करते हैं तो उसके बारे में डिफिनीशन यहाँ पर ये चीज है कि सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज है। तो केमिस्ट्री में जिस चीज का स्टडी हम करते हैं इन सारे चीजों को, तो इसमें दो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कहने का मतलब है वैसे कंपाउंड्स जो आपके एनिमल से, वेजिटेबल से, इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो सबसे पहला तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम इसमें देखेंगे आगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जो है, या कार्बन के साथ और भी हाइड्रोजन आ जाएगा उसका कंपाउंड्स बनाता है, तो वो सारे क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमने जैसे कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने कहा था कि द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं या तो इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो वो होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इस चीज की अगर हम बात करते हैं तो लेमरी ने 1675 में कहा था कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो प्लांट से प्राप्त होता है। ये बात है सबसे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा दिया गया कि प्लांट से जो चीज प्राप्त होता है वो मोस्टली क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बिल्कुल बात सही है। तो इसी आधार पर इस चीज को अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो दोस कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज इंसेक्ट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जांपल कि कौन कौन से प्लांट से प्राप्त होते हैं, कौन से आपके एनिमल से प्राप्त होते हैं और कौन सा जो है आपका इंसेक्ट से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात आती है, हम लिखे हुए यहाँ पर एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो जिसे हम लोग क्या करते हैं एप्पल से प्राप्त किया जाता है, तो एसिटिक एसिड को हम लोग विनेगर भी कहते हैं। तो ये एप्पल से भी प्राप्त कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेस है विनेगर का। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं एप्पल के विनेगर से जिसमें आपका ये भी प्राप्त हो जाएगा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है आपका विनेगर से प्राप्त हो जाता है।
ब्यूटेरिक एसिड, तो हम सभी लोग जानते हैं कि काऊ का जो मिल्क होता है या बुफेलो जो मिल्क होता है उसमें गुड सोर्स होता है वो बटर, उसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो बटर से जो प्राप्त होने वाला एसिड होता है वो होता है आपका ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं तो साइट्रिक एसिड के बारे में। तो साइट्रिक एसिड भी आपका प्लांट से, सोर्सेस से ही प्राप्त होता है। तो साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो इन सब में क्या प्राप्त होता है, ये साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो हम इंसेक्ट्स की कहे हुए थे, तो इंसेक्ट की बात करते हैं। तो जो इंसेक्ट बाइट करता है, तो बाइट करने में जैसे बी है, बी बाइट करता है तो हमारे बॉडी में क्या है जी, इंजेक्ट कर देता है फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड से हमारे बॉडी में इचिंग, स्वेलिंग और आपका रेडनेस आ जाता है। तो वो ड्यू टू होता है फॉर्मिक एसिड के वजह से। और फॉर्मिक एसिड जो हमें प्राप्त होता है वो अंट सेटिंग से प्राप्त होता है। बात करते हैं लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड हम सभी लोग जानते हैं ये मिल्क से हमें प्राप्त होता है और कॉर्ड से भी प्राप्त हो जाता है स्मॉल अमाउंट। तो ये जरूरी हमारे लिए प्रतिदिन के भोजन में ये लैक्टिक एसिड जरूरी होता है। तो ये सारे जो सोर्स हैं, ये सारे जो प्राप्त होते हैं, इसी के आधार पर बनाया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशंस है वो क्या है जी, दोस कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड इंसेक्ट, दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे डिफिनीशन से ही पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से प्राप्त होता है, ये प्लांट से प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है और इंसेक्ट से प्राप्त होता है। तो इसके हम लोग देखते हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे हमने डिफिनीशन में कहा कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो किसके कंपाउंड है जी, कार्बन के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है जी, किसके कार्बन है जी, ऑर्गेनिक जो आपका कंपाउंड्स होता है वो किसका कंपाउंड है जी, कार्बन का हो सकता है, हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन का हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हो सकता है। तो ये चीज है। अब आगे देख लेते हैं कि दे आर मोस्टली कोवलेंट। तो हम सभी लोग जानते हैं जब ये कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 होता है। तो जब 4 वैलेंसी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये टेट्रावैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट होने की वजह से, तो इसलिए मोस्टली इसके जो कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन के साथ बनाता है, या कार्बन हाइड्रोजन का हो, कार्बन ऑक्सीजन का हो, कार्बन चाहे सल्फर का बनाए, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे जी, अपना कंपाउंड कौन सा बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम, क्योंकि ये सब कोवलेंट कंपाउंड के बारे में या कोवलेंट बॉन्ड के बारे में इसे अर्ली स्टडी किया जा चुका रहता है, लेकिन फिर भी हम बात कर देते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो बना हुआ है इसे हम कोवलेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो होता है कोवलेंट ही होता है। तो कोवलेंट क्या होता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट के बीच में क्या होता है जी, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे कार्बन की बात कर रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जैसे मीथेन का बनना, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किए कि शेयर करके और कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं। तो यहाँ पर मीथेन भी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो ये हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर शेयर जो होगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जिस भी कंपाउंड, जो कंपाउंड आपके कोवलेंट बॉन्ड से बने होते हैं वो आपका कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते क्या है कि दे आर मोस्टली कोवलेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली आइसोमर। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आइसोमर जो क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड में स्टडी किया जाता है कि आइसोमर क्या होता है, तो केमिकल इसका फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला सेम होता है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चरली जो बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा इसका आइसोमर बनता है और इस आइसोमर के बनने से इसके इंपॉर्टेंस जो है उनका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अर्ली इस चीज को हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड और आपके जो है आयनिक बॉन्ड में, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है आयंस के ट्रांसफर यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना होता है।
तो इलेक्ट्रॉन का या तो डोनेशन होता है या तो गेन करता है। तो डोनेट और गेन से जो बना होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, और एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है देन द कोवलेंट बॉन्ड की वजह। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जिसके वजह से इसमें क्या हो जाता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है देन द आयनिक कंपाउंड से। नेक्स्ट टॉपिक इसका बारे में और बात कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली इनफ्लेमेबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे हम घर में एलपीजी जलाते हैं, एलपीजी है या सीएनजी जलाते हैं, सारे कार आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें मोस्टली जो होता है एलपीजी आपका मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है और इथेन भी रहता है। तो मीथेन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एलपीजी का हम यूज करते हैं या सीएनजी का यूज करते हैं, तो सीएनजी में हम देख लेते हैं या तो दो ही चीज है, या तो आपका मीथेन नहीं तो ब्यूटेन। ये तो जितने भी चीज होते हैं ये क्या होता है, फ्लेमेबल होते हैं, जलकर इसमें क्या होता है जी, फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो ये फ्लेमेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शन और स्लो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वीक नेचर्स के होते हैं, इसके वजह से इनका रिएक्शन क्या हो जाता है कि स्लो हो जाता है। दूसरा चीज अगर हम बात करें कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, ये दूसरा भी कारण क्या है कि इनका रेट ऑफ जो रिएक्शंस होता है वो स्लो रहता है। अब नेक्स्ट हम आगे बात कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका स्ट्रक्चर डोनेट किया जाता है, यानी स्ट्रक्चर डोनेट कर बनाकर इसको ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा हमने लिख दिया कि CH4, तो इसका स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है। यहाँ पर मैनुअली जो हम लोग स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे चलकर तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्ट्रक्चर से इसको डोनेट करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द स्ट्रक्चर फार्मूला से। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली आपके सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालिएगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, सोलेबल होता है, उसमें मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सोलेबिलिटी अगर वाटर में, तो वाटर में जो होता है ये इनसोलेबल होता है। कुछ और प्रॉपर्टीज को हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली होमोलॉगस। तो होमोलॉगस में कहने का मतलब इस चीज को हम समझा देते हैं कि होमोलॉगस कैसे बनाता है। जैसे हम लोग क्लास 10th में अल्केन के बारे में पढ़ा था, अल्केन के बारे में, तो अल्केन में हम लोग देखे थे कि इसका जो जनरल फार्मूला है, तो जनरल फार्मूला क्या होता था जी, CnH2n + 2, ये इसका जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसके अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो हम बात कर लेते हैं, तो इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो मीथेन होता है। इसका सेकंड की बात करते हैं तो CH2H6, नेक्स्ट बात करते हैं CH3H8, अगर हम बात करें नेक्स्ट H4, और ये हो जाता है आपका 10। तो ये होमोलॉगस सीरीज में एक चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि ये सारे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के ही हैं। लेकिन इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो इन सभी के इसके जो सक्सेसिव जो है, इसके जितने भी सक्सेसिव है, इन सभी सक्सेसिव में केवल क्या है जी, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का इसमें डिफरेंस होता है। यानी इसका डिफरेंस जो होता है CH2 का डिफरेंस होता है। तो CH2 सभी में देख लेते हैं, यहाँ पर C1 है, H कितना 4, और इसमें इसको माइनस करते हैं तो आपका एक C और 2 H कॉमन हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज इसको बोलते हैं हम लोग, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन बोलेंगे। इस तरह आपका अल्कीन का बनता है, अल्काइन का भी एक सीरीज बनता है। तो बात किया जाता है कि होमोलॉगस यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, ये शो करते हैं अपना होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स आर कॉमन। तो इसमें कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो लेटर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कार्बन जो है, क्योंकि कार्बन के बारे में ही हमें ऑर्गेनिक में पढ़ना है, तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो होता है इसमें कॉमन होता है। और इसी के वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मिलियंस में 40 मिलियन से आपका ऊपर ही है अब, और धीरे धीरे साल प्रति साल ये बढ़ते ही जाता है। आगे हम बात कर लेंगे कि जो ये आपका
कॉमन जो है लॉन्ग चेन वो क्यों बनता है, तो कार्बन के प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर आपको बताते हैं। नेक्स्ट है जो हम लोग बात करेंगे वो था आपका कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टीज की बात में करेंगे, यानी यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के पास कौन कौन से यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके वजह से ये अपना लॉन्ग चेन बनाता है। तो इसके बारे में सबसे पहला जो होता है वो है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि वहां पर कार्बन को हमने चारों तरफ से ये बॉन्ड से इंडिकेट किया है, यानी 4 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये टेट्रावैलेंट बनता है। दूसरा अगर हम बात करें कि कार्बन कैन यूनाइट विद द कार्बन बाय सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक चीज देखा जाता है कि कार्बन के साथ मिलकर वो सिंगल बॉन्ड से भी मिलकर अपना बॉन्ड बना लेती है, डबल से भी बनाती है और ट्रिपल से भी बनाती है। तो खुद में जैसे हमने कहा कि कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, जिसके वजह से क्या है कि लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन कैन यूनाइट विद द कार्बन बाय सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अब इसी चीज को क्या कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकेशन और केटानेशन। याद रखिएगा, सेल्फ लिंकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकेशन और केटानेशन भी बोला जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है आपका कार्बन का। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका फास्फोरस, सल्फर, जेनॉन, इन सभी के बीच में जब कार्बन अपना बॉन्ड बनाएगा तो उसके बीच में भी क्या है, कोवलेंट, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और उस कोवलेंट बॉन्ड में हो सकता है कि आपका डबल हो जाए, हो सकता है ट्रिपल हो जाए, हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये सारे कोवलेंट बॉन्ड इसमें स्ट्रांगली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन कैन यूनाइट विद द कार्बन टू फॉर्म द स्ट्रेट चेन, यानी यहां पर जो चेन का फॉर्मेशन होगा वो आपको क्या होगा, ब्रांच भी बना सकता है और स्ट्रेट चेन भी बना सकता है। तो ब्रांच जब बनेगा तो बड़ा भी बनेगा, तो लॉन्ग चेन बनते जाएगा, ब्रांच नहीं बनेगा तो बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी, और उसी में से क्या हो जाता है, नीचे आकर ब्रांच के रूप में ज्वाइन हो जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे कि आइसोमर जब बनाते हैं तो ब्रांच हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो ये 4 जो है प्रॉपर्टी जो है कार्बन के पास। एक और इसके आगे जो वर्सटाइल नेचर, कार्बन के पास वर्सटाइल नेचर होता है, जिसके वजह से ये अपना क्या होता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन को फॉर्मेशन करता है, जो कार्बन कंपाउंड के मिलियंस ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। अब कुछ हम कार्बन के बारे में जान जाते हैं। जैसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन जो है एक एलिमेंट है। तो कार्बन के रूप में जब एलिमेंट के रूप में हम देखते हैं तो इसको किसी भी एलिमेंट को हम जानते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन की अगर हम बात करेंगे सिंबल के बारे में, तो कार्बन का जो सिंबल होता है हम सभी लोग जानते हैं, कार्बन का सिंबल क्या होता है, 6 होता है। अगर इसके हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का जो होता है वो 6 हो जाता है। अगर हम इसके बात करें कि एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक मास जो होता है इसका कितना हो जाएगा जी, ये सभी लोग को पता होता है, बताइए जल्दी। तो कार्बन का मास जो होता है ये 12 होता है। तो 12 मास यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कार्बन का जो है वो 12 मास है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन का। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रिलेशन जो नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था कि Z इक्वल टू P, Z इक्वल टू E, और फाइनली हो जाता है कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E। यानी अगर नॉर्मल एटम होता है, जैसे कार्बन यहाँ पर क्या है, नॉर्मल एटम के रूप में है, तो कार्बन में तीनों यानी आपका Z, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की संख्या क्या होती है, ये बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब रिलेशन बना Z हमारा कितना है, 6 है, तो इसमें आपका P जो है वो भी 6 हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 6 हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं कि नहीं हमें न्यूट्रॉन की भी संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज फाइंड आउट बाय द नंबर ऑफ मास नंबर। तो वी सब्ट्रैक्ट द 6 यानी नंबर ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द मास नंबर से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। यहां से हम फार्मूला देख सकते हैं, मास नंबर जो होता है ये होता है आपका नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है मास नंबर यानी एटॉमिक मास हो जाता है, और यहीं से जब हम n की संख्या निकालेंगे तो a माइनस p हो जाता है। तो a माइनस p यहां से न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर भी 6 हो जाएगी। यानी यहां पर अगर हम बात करें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ कार्बन के बारे में, तो सब एटॉमिक्स ऑफ कार्बन जो है पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, और तीनों क्या जी इक्वल में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इनकी संख्या क्या जी बराबर है। तो इसके आधार पर तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी ओनली नीड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर सराउंडेड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम। तो कार्बन के जो नियर, जो इसके कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके सराउंडिंग में घूमते रहता है, अपना एक ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट बना देता है, जिसको हम लोग एनर्जी सेल कहते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल भी या सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट सेल के रूप में K, दूसरा है इसका L। तो हम जानते हैं as we know कि the maximum number of electron present in the K cell which is 2। K में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 होता है। L में बात करते हैं तो L में मैक्सिमम जो होता है 8 होता है, but in the case of the carbon there is no 8 electron present in the carbon atom, only 6 electron are present। तो 2 electrons are filled in the K cell and the rest of the electron are filled in the L cell। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि K तो हमारा फुल हो चुका है, बट L जो है वो फुल नहीं है। तो यहां पर L को फुल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का नीड्स है, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना फुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहां से बात करते हैं, यहां से हमें मिलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। तो जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो सेल सबसे बाहर होता है, इसके स्ट्रक्चर को भी हम दिखा देते हैं इधर से ड्रॉ करके। ये हमारा न्यूक्लियस है कार्बन का, कार्बन हम यहाँ पर सिंबल के रूप में दिखा देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें जो है 6 प्लस प्रोटॉन होता है, और यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन भी है। इसके चारों तरफ 2 सेल है, एक सेल को हम लोग K कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी L कहते हैं। तो ये हमारा L में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम इसके सेल में एनर्जी लेवल में अलग, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां पर हमें देखना है कि वैलेंस सेल किसको कहेंगे, तो आउटर मोस्ट सेल। यहां से देखिए ये न्यूक्लियस से देखा जाता है किसी भी चीज को, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है एटम के कितने सेंटर में होता है, तो एटम के सेंटर से देखा जाता है कि सबसे बाहरी कक्षा इसका कौन है। तो यहां से हम देखेंगे तो ये क्या हो गया जी, सबसे बाहरी जो कक्षा है वो हमारा L है। सबसे बाहरी कक्षा कौन है, L है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल जो इसका कौन है जी, तो आउटर मोस्ट सेल हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे इनर मोस्ट सेल। यहां पर K जो है, K जो सेल है वो कौन है, इनर मोस्ट सेल है, इनर मोस्ट सेल। अब यहां पर देखते हैं तो कहा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट, द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में देखते हैं कि 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। वैलेंस सेल हो गया इसका L। वैलेंस सेल की अगर हम बात करें, वैलेंस सेल की अगर हम बात करते हैं, कार्बन के वैलेंस सेल तो वो होगा आपका L। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो 4 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये वैलेंसी हो गया। अगर वैलेंस, यहां पर वैलेंस सेल हो गया, तो यहां पर हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में।
तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड है कार्बन को अपने स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो वही उसका क्या है, जो वैलेंसी बन जाता है। तो यहां पर हम देखें कि एल में हमारा 8 चाहिए कार्बन को पूरा करने के लिए, लेकिन 4 है तो 4 की नीड्स है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। इसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। जो यूनिक प्रॉपर्टीज में हम ऑलरेडी इसको क्या किया है, डिस्कस कर दिए हैं। फिर से हम बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है कार्बन के लिए, वो डिफरेंट सेल में किया है। जो आपका फर्स्ट सेल है वो K है, दूसरा सेल जो इसका L है। तो K के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो आपका 4 जो यहां पर आया है 4L में जाएगा, तो 4 में हमने ऑलरेडी क्या है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ये रूल होता है कि किसमें हमको कितने रखने हैं, तो वो स्ट्रक्चर हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन एटम। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो स्ट्रक्चरली हम आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसके बारे में हमने बता दिया कि कार्बन का सिंबल जो होता है वो C होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका 4 होता है, वैलेंसी इसका वैलेंस सेल की बात करते हैं तो वो L है। प्रोटॉन की संख्या इसमें 6 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, ये 6 होता है। अब इससे जो है अब बात करते हैं कि कार्बन, इसके बारे में हो तो गया। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। अब यहां पर जैसे हमने कार्बन की बात कहा था, ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि कार्बन जो है, कार्बन का सिंबल की बात किया गया था कि सिंबल हमारा क्या हो जाता है जी। तो ये हमारा सिंबल के बारे में हमने बात किया था। तो सिंबल जो है वो मिस स्प्लिट हो चुका था, क्या हो गया था जी, मिस स्प्लिट हुआ था। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के संबंध में ये चीज देखा जा सकता है कि हाँ सिंबल, हम यहां पर बात कर रहे थे कि सिंबल, तो सिंबल की बात होती है, तो सिंबल जो है वो कार्बन का C था। अब ये देख लीजिए कि C जो हमने देखा था कि कार्बन का सिंबल जो है वो C है, तो इसके जितने भी एलोट्रॉप्स होंगे उन, जैसे कार्बन का एलोट्रॉप्स 3 है आपका, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमुनस्टर फ्लोरीन है, तो उसके लिए भी इसका सिंबल क्या होगा, C ही होगा। डायमंड का यदि आपसे कोई पूछता है कि सिंबल क्या है, C है। ग्रेफाइट का सिंबल क्या है जी, C है। बकमुनस्टर फ्लोरीन का सिंबल क्या है जी, C है। केवल इसमें जो डिफरेंस होगा उसके स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो जाता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो है वो डिफरेंस हो जाता है। जैसे हम बकमुनस्टर फ्लोरीन की बात करें तो मैक्सिमम इसमें जो होता है C60 हो जाता है, यानी कार्बन एटम की संख्या जो है वो 60 हो जाता है। तो सिंबल के रूप में हमने स्टडी किया था कि कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स यानी कार्बन जिस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है वो एलोट्रॉप्स होता है। तो कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमुनस्टर फ्लोरीन है, तो उसका भी सिंबल क्या हो जाता है जी, C हो जाता है। चलिए ये एलिमेंट के रूप में हमने बात किया था। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 4 होता है, तो ये कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। कौन है जी, कार्बन जो हमारा होता है वो नॉन मेटल होता है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है, ये भी हम ध्यान रखना होगा। कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी बनाता है, ये लॉस और गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन का, ये केवल शेयर करता है। कार्बन जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो कार्बन जो है आपका नॉन मेटल है। अब बात करते हैं यहां पर कि कार्बन पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा हम देख लेंगे कि कार्बन जो है वो 14th ग्रुप का, ग्रुप जो है इसका 14 पीरियोडिक टेबल में ये 14th ग्रुप का मेंबर है। यहां पर देख लेते हैं कि कार्बन किसका है जी, कार्बन जो है वो 14th ग्रुप का है। अब इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा बात कर देते हैं आप लोग को कि हमें इससे अगर पता करना है इसका सबसेल कौन सा है, सबसेल की बात करना है, तो सबसेल जो होता है कार्बन का वो P है। यहां पर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल देखते हैं, तो 1s2 2s2 और 2p2, ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल के आधार पर। तो ये ध्यान में रखना है कि हमें सबसेल कैसे निकालना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन
किसी भी एलिमेंट का जिस सेल में जाता है, जिस सब सेल में जाएगा वह सब सेल, यानी सेल में जाएगा तो उसका वैलेंस सेल हो जाएगा। अगर वो सब सेल में जाता है तो वह उस सब सेल का, जैसे यहां पर हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गया है, पी में गया है, तो कार्बन जो है किस सब सेल का है, कार्बन आपके पी सब सेल में होता है, कार्बन पी सब सेल से बिलोंग करता है। यहां तो ये बात पता चल गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस चीज को पता कर लिए कि हाँ। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमें क्या करना है, इसका पीरियड बताना है। तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें नंबर हमने यूज किया, यही नंबर से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या है, किस पीरियड का, ये कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसी ग्रुप में हमने 14 भी लिखा है, इसको हम लोग 4a भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4a भी लिख सकते हैं। ये कार्बन हमने ग्रुप के पीरियड में देखा तो 14th होता है, तो 4a भी वहां पर लिखा रहता है टॉप में। तो इस चीज को हम लोग बात करते हैं। तो कार्बन जो है अपना ऑक्साइड जो अगर बनाएगा, कार्बन का जो ऑक्साइड होता है वो हो सकता है आपका क्या चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट। ये कार्बन के ऑक्साइड जो होते हैं, तो इन सभी में कार्बन जो है गैसोस फॉर्म में भी मिलता है। ऑकरेंस की बात करेंगे, कार्बन आपके कंपाउंड्स के रूप में भी मिलता है, जो कंपाउंड्स हमने कार्बोनेट के रूप में दिए, यहाँ पर गैसोस है, ये सभी के सभी क्या जी, गैसोस है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में कार्बन क्या होता है, पाया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।